नमस्कार किसान भाइयों। मैं भूषण देशमुख, भूमिपुत्रा हाईटेक नर्सरी, मुक्काम पोस्ट खेड़, तालुका मोर्शी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। आज हम आपके लिए अपने किसान भाइयों के लिए उनकी डिमांड पर एक फूल गोभी के बारे में जानकारी देने के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी किसानों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि आप फूल गोभी के बारे में हम किसानों को जागरूक कीजिए कि वो कैसे लगाना चाहिए, बीज का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ज़मीन कैसी तैयार करना चाहिए और कितने डिस्टेंस पर लगाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम अपने नर्सरी में आज कवर करने वाले हैं और ये वीडियो के माध्यम से हम अभी सभी किसानों को फूल गोभी के बारे में जो भी समस्या आती है उनको उन समस्याओं से और उस समस्या से निपटने के लिए समाधान देने का आज इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, फूल गोभी किसानों के लिए ऐसी फसल है जो 60-65 दिन से लेकर 90 दिन में हार्वेस्टिंग में आती है और साल के अलग अलग सीज़न में अलग अलग वेराइटी और अलग अलग दिन की वेराइटी वो लगती है। तो सबसे पहले शुरुआत में कि बहुत सारे किसानों का ये सवाल होता है कि हमारी ज़मीन पथरीली है या सफ़ेद मिट्टी की है या फिर काली मिट्टी की है, तो उस ज़मीन में फूल गोभी आ सकती है क्या? तो इस प्रश्न का सबसे पहले मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि आपकी ज़मीन कैसी भी हो, या पथरीली हो, सफ़ेद मिट्टी की हो, रेताड़ हो या फिर काली मिट्टी की हो, तो आप इस सभी ज़मीन में आप फूल गोभी की फसल ले सकते हो। सिर्फ इसमें आपको यही सिलेक्शन करना है कि आप कौन से समय में लगा रहे हो और उसका बीज सिलेक्शन कैसे करना है। और अगर आपको पता नहीं है तो काफ़ी अभी कंपनी वाले जो मार्केटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, जो आपके खेत तक या फिर काफ़ी दुकान में या फिर नर्सरी के माध्यम से वो जुड़े रहते हैं, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि आप कौन से सीज़न में, जैसे जून से लेके तो अगस्त तक एक अलग वेराइटी लगती है, अगस्त से लेके आपको सितंबर अक्टूबर तक अलग वेराइटी लगती है। तो इस सभी वेराइटी का आप उनके जानकारी लेके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका बीज का सिलेक्शन हो गया, तो फिर उसके बाद आप ज़मीन की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो ज़मीन में आप जो ज़मीन है उसको आप पहले ट्रैक्टर से या फिर जो बैल जोड़े से आप तैयार करके उसको आप, एक तो ड्रिप अगर आपके पास है तो आप ट्रैक्टर के माध्यम से बेड़ गिरा सकते हो। अगर आपके पास जब फ्लड इरिगेशन से अगर आप गोभी लगाते हो हर साल, तो आप उसको बैल जोड़े के माध्यम से उसमें गाल गिरा के भी उसमें आप लागवड़ कर सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो। तो जब फूल गोभी लगाने का जो डिस्टेंस है, जैसे कि आप, बहुत सारे किसानों का ये भी सवाल होता है कि कितने डिस्टेंस पे फूल गोभी लगाना चाहिए और 1 एकड़ में प्लांट की संख्या यानी पौधों की संख्या कितनी रहनी चाहिए। तो आपका ये अलग अलग खेत पे वैरी करता है और आप अगर ड्रिप पे लगा रहे हो तो ड्रिप का आपका प्लांट पॉपुलेशन अलग रहेगा और आप थर्ड इरिगेशन पे लगा रहे हो तो अलग रहेगा। अगर आप ड्रिप पे लगा रहे हो तो आप 4 फीट का या फिर 5 फीट का बेड बना के उस पर ड्रिप के दोनों साइड में आप सवा सवा फीट पे या फिर 1.5-1.5 फीट पे फूल गोभी का प्लांट लगा के आप उसकी लागवड़ कर सकते हो। तो अगर आप ड्रिप पे लागवड़ करते हो तो पर एकड़ जो प्लांट पॉपुलेशन यानी प्लांट की जो संख्या है वो 16,000 से लेकर 18,000 तक 1 एकड़ में बैठती है। अगर आप थर्ड इरिगेशन पे करते हो तो आप उसको उसको 2.5 फीट बाय 1.5 फीट या फिर 2.5 फीट बाय सवा फीट ऐसे डिस्टेंस पे भी आप फूलगोभी की लागवड़ कर सकते हो। तो इस ऐसे अंतर में आपका लगभग 18 से 20,000 पौधा 1 एकड़ में लगता है। तो आप उसी हिसाब से अगर आप घर पे नर्सरी डाल रहे हो या फिर नर्सरी में आप बुकिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आप बुकिंग कीजिए। बहुत सारे किसान भाई जब गोभी लगाते हैं तो जैसे कि 1 एकड़ में प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा लगती है, तो बहुत सारे लोग दुकान से या फिर काफ़ी जगह से भी सीड का कलेक्शन परचेस करके या बीज खरीद के अपने घर पे बेड बना के उस पर नर्सरी डालते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे किसानों की हमारे पास समस्या आती है कि जब घर पे बीज डालते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर बहुत ज़्यादा धूप तप गई, तो उस समय में क्या होता है कि उसमें मोर्टलिटी आती है, विल्टिंग का समस्या आती है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि किसानों का जो समय है, जैसा कि आपको नर्सरी अगर फूल गोभी का अगर किसान लोग घर पे नर्सरी डालते हैं तो 25 से 30 दिन का समय नर्सरी लेती है। तो और 30 दिन का समय जो होता है तो बहुत मूल्यवान समय होता है किसानों के लिए। उस समय में अगर आपका प्लांटेशन सही समय पे होता है तो उस समय मार्केट में हो सकता है आपको रेट भी अच्छे मिले। और अगर ऐसे समय में आप घर पे अगर नर्सरी डालते हो और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा धूप तपती है, तो इस स्टेज में फूल गोभी के पौधों में बहुत सारी मोर्टेलिटी की समस्या आ सकती है। तो उस समय पर आप किसान लोग इससे बचने के लिए आप नर्सरी के माध्यम से नर्सरी में पौधा बुक करके भी आपका सही समय पे नर्सरी बुला के आप अपने खेत में प्लांटेशन कर सकते हो। तो नर्सरी की विशेषताएं क्या होती है, आज हम आप ये वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि नर्सरी में पौधा कैसे तैयार होता है और कौन से स्टेज में कैसा आप किसानों को हम देते हैं। तो ये जैसे कि नर्सरी में जब सीडलिंग होता है तो जब मशीन के माध्यम से, जैसा कि हम हमारे नर्सरी का आपको बताना चाहते हैं कि अगर मशीन पे जब बीज सीडलिंग होता है तो उसके बाद में 2 दिन के बाद उसको हम हमारे जैसे पॉलीहाउस बने होते हैं, सेडनेट हाउस बने होते हैं, उसमें हम पौधों को ट्रे को लेके आते हैं और इस माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये अभी
3 दिन पहले डाला हुआ नर्सरी है, और 3 दिन के बाद हमने इसको यहाँ पे पूरे पॉलीहाउस में स्प्रेड कर दिया है। तो ये अलग अलग स्टेज वाइज हम इसको ग्रो करते हैं, जैसे फार्मर की डिमांड होती है। तो जैसे कि आज कल स्प्रेड किया हुआ ट्रे है, उसके बाद में 10 दिन का पौधा आपके सामने दिख रहा है। तो ये जो नर्सरी में जो एकदम हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जैसा कि सब पानी और खाद की मात्रा और गर्मी, इसको सबको कंट्रोल करके जब नर्सरी तैयार करते हैं, तो इस पौधे की जो हेल्थ देखेंगे आप, इसमें कितना भी बारिश हो जाए या धूप तप जाए, तो इसमें मॉर्टलिटी के चांसेस बहुत कम। और जैसे जैसे इसको दिन होते इस माध्यम से आप ऐसे नर्सरी में पौधा बुकिंग करके आप अपनी जो 1 महीना जो आपका वेस्टेज जाने वाला है, या फिर आपके घर अपने खेत में जब ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके बाद की उसकी व्यवस्था कैसी करनी है, उसको क्या खाद पानी चलाना है, तो वो भी हम आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। जब आप 25 दिन की नर्सरी अपने खेत में लगाते हो, तो उसके बाद आप उसको लगाने के बाद आपको 3 से 4 दिन में उसको आप खाद का या फिर एक फंगिसाइड का ड्रिंचिंग करके उसको अपने खेत में जो ज़मीन में जो फंगस है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ड्रिंचिंग करके उसके बाद में जब 10-12 दिन का 15 दिन का अपना जब खेत हो जाता है, प्लांटेशन हो जाता है, 15 दिन के बाद आप उसको बेसल डोज में आप 10-26-26 या फिर DAP जैसा खाद लेके उसको आप उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के आप दे सकते हो। याद रखें कि फूलगोभी के फसल को कैल्शियम की और बोरान की बहुत ज़्यादा खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप कैल्शियम और बोरान की अगर मात्रा आपके फसल में सही है, तो जो फूलगोभी में आने वाली भविष्य में आने वाली जो समस्या है, जैसे कि फूल का फटना हो गया या फिर फूल न सही से ना गिरना, तो ऐसे समस्याओं से भी आपको समाधान मिल सकता है। तो आप जब फूलगोभी की फसल लगाते हो, तो उसको कमर्शियली सोच के, यानी आपको अगर उसमें से पैसा कमाना है, तो आपको उसके खाद पानी पे और स्प्रे पे भी ध्यान देना होगा। तो उस हिसाब से आपका उसका खाद का मैनेजमेंट कीजिए। अगर फूलगोभी की आपकी फसल अगर 70-75 दिन की है, तो उसको कम से कम 2 से 3 बेसल डोज या फिर ड्रिप के माध्यम से अगर दे रहे हो, तो आप हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार खाद फूलगोभी को या फिर पत्ता गोभी को जाना चाहिए, ताकि उसकी खाद की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो पूरी हो जाए, और आपकी फसल और आपका जो उसको फूल पड़ता है वो फूल अच्छे से गिरे। जैसे किसान भाइयों, आपने अभी खाद का जो आपका मैनेजमेंट है उसके बारे में जैसे अपन ने अभी देखा कि खाद के माध्यम से आप कैसे अपनी फसल को अच्छे से ग्रो कर सकते हो, वैसे ही फूलगोभी के फसल में आपका स्प्रे का भी उतना ही महत्व होता है कि कौन से समय में कौन सा स्प्रे करना चाहिए और फूलगोभी में कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। तो फूलगोभी में सबसे बड़ी 2 समस्या आती है। एक सबसे पहले आती है जो DBM आती है, और जो इल्ली आती है जो फूल के अंदर आपका छेद करके फूल को बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या आती है फूलगोभी में कैल्शियम बोरॉन की डिफिशियंसी। उस कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से भी आपका फूल सही से ना गिरना, और उसका फूल का कलर ठीक से न रहना, और फूल का फटना, ये 3 मेजर समस्या फूलगोभी में आती है। तो जब भी आपका फसल में फूल की गिरने की समस्या होती है, जब आप उसमें आप बंच गिरता है, तो उस बंच के समय में आप कैल्शियम बोरॉन की डिफिशियंसी अपने फसल में ना आने दें, ताकि अपना फूल अच्छे से गिरे। दूसरी, जब बंच गिरता है उस समय से लेके तो आपका हार्वेस्टिंग पीरियड तक क्लाइमेट के बदलते अनुसार आप उसमें DBM के लिए अलग अलग बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में दवाई आज आई हुई है। तो अलग अलग दवाइयाँ उस पर मार के, अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ मार के आप उसको DBM को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें कि एक ही दवाई आप बार बार अगर यूज़ करोगे, उसका कीटकों का रेजिस्टेंस उसके लिए प्रति बढ़ जाएगा, और एक समय के बाद वो दवाई आपके उस पर काम नहीं करेंगी। तो इसलिए आप अलग अलग ग्रुप की दवाई बदल बदल के आप उस पर लीजिए, ताकि आपको आपका अच्छा कंट्रोल भी मिल सके और आपकी फसल भी स्वस्थ और दुरुस्त रह सके। काफ़ी सारे किसानों का हमें ये भी सवाल आता है कि क्या हम एक साल में 2 फसल ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टमाटर ग्रोवर किसान होते हैं जो अगस्त या सितंबर में टमाटर लगाते हैं, लेकिन उनका जून से लेके तो अगस्त सितंबर तक पूरा खेत खाली रहता है। तो ऐसे किसानों का सवाल होता है कि हम क्या उसमें 3 महीने की कोई फसल ऐसे ले सकते हैं कि जो वो फसल खाली करके हम उसमें टमाटर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए फूलगोभी की फसल भी बहुत अच्छी फसल है कि आप उसमें अगर आप ड्रिप और मल्चिंग पे खेती कर रहे हो, तो 4 फीट का या फिर 5 फीट का बेड बना के उस पे आप डबल लाइन गोभी की लगा के आप उसमें 65-70 दिन में फूलगोभी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद उसी मल्चिंग पे सेंटर में होल करके 1.25 फीट पे होल करके आप उस पर टमाटर की भी फसल लगा सकते हैं। तो आपका एक ही बेड पे, एक ही बेसल डोज पे और एक ही कल्टीवेशन में आपकी दोनों फसलें बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, और आपका उसमें खर्चा भी बचेगा और आपकी उपज भी बढ़ेगी। अगर आप नर्सरी का अगर पौधा देखते हो, तो नर्सरी के पौधे की विशेषता ये होती है कि आपका इसको ज़मीन से उखाड़ना नहीं पड़ता है, और एक प्लग ट्रे में नर्सरी तैयार होती है,
और ये जो आप अभी 20 दिन का नर्सरी देख रहे हो, तो 20 दिन के नर्सरी की जगह आप जड़ें देखोगे तो इसमें पूरी सफ़ेद जड़ें इसमें आप देख सकते हो। तो अगर जितनी जड़ें ज़्यादा आपके अगर पौधे को रही, तो उतना ही आपका पौधा हेल्दी से ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, और इसमें आपका विल्टिंग की समस्या, मोर्टेलिटी की समस्या और फंगस की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती। आप नर्सरी में देख सकते हो कि हम जैसा नर्सरी ग्रो करते हैं तो उस समय आप ज़मीन का इसका कुछ भी कांटेक्ट नहीं होता है, ज़मीन के ऊपर एक वीड मैट बिछी होती है और वीड मैट के ऊपर ये ट्रे रखे होते तो इसमें फंगस का इशू नहीं आता है। दूसरी चीज़ जो आप इंसेक्ट का है, तो आप अगर पूरे पॉलियूस को अगर आप देखोगे तो सब इंसेक्ट नेट से पूरा कवर किया हुआ है, यानी कि बाहर की कोई भी इंसेक्ट इस पॉलियूस के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से आपके पौधे को जो आने वाली बीमारियाँ, वैसे हम नर्सरी से ही उसको कम कर सकते हैं। दूसरी, आप अगर जड़ों का विकास देखोगे तो हम यहाँ पे नर्सरी के अंदर क्या होता है कि जितना भी हम पानी पौधों को चलाते हैं, तो ये सब इस मशीन के माध्यम से इसी और पीएच मेंटेन करके हम नर्सरी को सप्लाई करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि जो पौधे का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है, और पौधा खेत में जब ट्रांसप्लांट होता है तो रुकता नहीं है। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा करता हूँ कि आपका इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होंगी, और ऐसे ही हमें भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी को आप सपोर्ट करते रहे, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और भी प्रोडक्ट लेके आए, और आपका भी अच्छे से अच्छा इसमें विकास हो। धन्यवाद।